Page 46.65 available. 0001. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 273 लेकर के। और आज है 18 अप्रैल 2024 और वैसे आज गुरुवार है। और गुरुवार को क्या होता है, ग्रुप इन्फो होता है। ग्रुप इन्फो आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुन चुके होंगे। सुन चुके हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं, प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप 2-3 दिन से मेंटेनेंस पर चल रहा था और अब वो पूरी तरह से फ़िलहाल वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो आप लोग उसको चेक कीजिए, यूज़ कीजिए और उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत पेश आ रही है तो ज़रूर फटाफट बता दीजिए। आप तो कमेंट बॉक्स में बताएं या रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं या मुझे पर्सनल चैट पर बताएं। कल कुछ प्रतिक्रियाएं मिली मुझे पर्सनल चैट पर। एक तो भाई राकेश लोहार की प्रतिक्रिया मिली, उनको लाइक वाली सुविधा का पता चल चुका है। तो अच्छी बात है कि मेरे बताने का तरीका आपको काम आया। एक राहुल भाई की प्रतिक्रिया मिली, तो राहुल भाई की प्रतिक्रिया से तो भाई मैं भावुक हो गया। राहुल भाई बहुत देर में आए मगर दुरुस्त आए। अच्छा लगा कि जो बातें मैंने कही उनको आपने इतनी बारीकी से सुना। और ये बात सच है, मैं तो कहता हूँ कि ये द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब हो सकता है मैं अपनी खुशी के लिए आप सबको सुना रहा हूँ, लेकिन जो लोग एनजीओ की फील्ड में या अगर एक टर्म होता है ना सोशल वर्क में अगर जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी एक टिप्स से भरा हुआ खजाना भी हो सकता है ये। अब वो बात एक अलग है कि आप इसको किस रूप में लें। नेगेटिव लें तो नेगेटिव भी बहुत कुछ मिल सकता है और पॉजिटिव लें तो पॉजिटिविटी का तो खैर अंबार है। बाकी वही है कि आप जैसे देखना चाहें, आपका चश्मा जो आपको दिखाए उसके हिसाब से ये आपको काम आ सकता है। लेकिन राहुल भाई को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। और राहुल एक अच्छे कवि भी हैं दोस्तों, मैं बताऊं आपको, कविताएं लिखते हैं ये शानदार। तो एक बार बनारस में इनके साथ मंच साझा करने का अवसर मिला था मुझे, तो परिचित हूँ मैं तब से राहुल सिन्हा से। और गाते भी हैं राहुल। खैर ये तो ठीक है, आप सब जानते होंगे बहुत सारा तो, और नहीं जानते होंगे तो अब जान लेंगे। बाकी और साथियों की भी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। व्यूज़ पिछली 3-4 कहानियों में कुछ कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, व्यस्तताएं होंगी आप सबकी। कल 17 अप्रैल को आरसी उत्सव का रजिस्ट्रेशन तो पूरा हो गया, लेकिन आप छात्रावास के लिए निराश ना हो। अगर किसी भी ऐसी छात्रा को जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है और वो रिकॉर्डिंग क्लब की इस छात्रावास वाली पहल का लाभ लेना चाहती हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। हमारा कोई भी मैसेज उन्हें फॉरवर्ड कर दें या कुछ ना भी करें तो केवल रिकॉर्डिंग क्लब का नंबर ही बता दें 7737868659 या फिर 0145 अजमेर का STD कोड 3566471। तो चलिए, काफ़ी कुछ भूमिका हो गई। हाँ, राहुल ने पूछा था कि मैंने अपने दोस्त जो मुझे मिलने आए थे, दोस्त तो क्या मतलब एक अनजान व्यक्ति जो मुझे मिलने आए मेरे विद्यालय में मुझे ढूंढते वो मैंने 270 एपिसोड में सुनाया था। वो शायद आपसे हो सकता है मिस हो गया हो, तो आप 270 को सुन लीजिए, उसमें आपको वो पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, तो बात चल रही थी हिमांशी बाघमार की। बाघमार, न जाने कितने बाघ मारे। खैर, तो हिमांशी बाघमार। आज एक और संकट है। अक्सर तो मुझे कहानी कहाँ समाप्त करनी है ये समझ में आ जाता है कहानी रिकॉर्ड करने से पहले, लेकिन आज समझ में आया नहीं अभी तक कि कहानी कहाँ समाप्त करूँगा। तो अब पता नहीं कहानी कहाँ समाप्त होगी, लेकिन देखते हैं। कहानी अब शुरू हुई है तो फिर समाप्त कहीं ना कहीं तो होगी ही होगी। तो बात दरअसल ये है कि जब हिमांशी को इस बात के लिए तैयार किया गया कि आप रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ करके रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके तमाम फ़ायदे और तमाम उसकी जो आवश्यकता या यूँ कहे कि ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं जितनी भी, वो सब उन्हें बताई गई। उन्हें रिकॉर्डिंग का काम सिखाया गया, वहीं पर ऐप उनको दिया गया, डाउनलोड करवाया गया, सब कुछ किया। और उन्हें ये भी कहा गया उस समय जब वो हमारे साथ जुड़ने वाली थी
या जुड़ रही थीं या जुड़ने का सोच रही थीं या रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों से प्रभावित हो रही थीं कि भाई हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, आदर्श नगर में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि जहाँ से मैं आता हूँ वहीं पर है, तो आप अगर ऑफिस में आकर के रिकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ एक माहौल मिलेगा, वहाँ एक निश्चित समय के लिए आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और वहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि शोर नहीं आए, किसी तरह की आपको असुविधा ना हो। घर पे तो अब कभी किसी ने आवाज़ लगा दी या कभी किसी ने बुला लिया या कोई और काम याद आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल उनको लगा कि मैं घर पर रह कर के कर सकती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि सर मैं ऑफ़िस तो फ़िलहाल नहीं आ पाऊँगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं। मार्च 2020 में कोरोना रूपी राक्षस आ गया था, यानी कोविड-19 का दौर शुरू हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन और ये वो और सब कुछ। तो हुआ ये कि मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई के एंड में हिमांशी जी ये कहती हैं कि अब सर मैं ऑफिस आकर के रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए भी, और फिर मैंने जयवंती मैडम को भी बताया तो उनके लिए भी, कुल मिलाकर के मेरे लिए तो था ही था। क्योंकि जब कुछ नहीं था, जब सब कुछ सामान्य ज़िंदगी जहाँ चल रही थी, दुनिया चल रही थी, तब वो ऑफिस में आकर के काम करने को तैयार नहीं थी, या उनके अनुसार उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही थी। तो अब इस भयानक कोविड के दौर में कैसे वो घर से दूर आकर के हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में आकर के रिकॉर्डिंग का कार्य करेंगी, ये बात थोड़ी समझ से परे थी। तो मैंने उनसे वही सवाल किया, मैंने कहा तुम्हारे तो फैमिली अलाउ नहीं करती थी। उन्होंने कहा हाँ सर ऐसा था तो, लेकिन अभी मैंने समझाया है और घर पे काम नहीं होता है, ये वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जून 2020 से हिमांशी ने रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और काफ़ी सारी बुक्स रिकॉर्ड की उन्होंने, यानी क्रोनोलॉजी भी उनसे हमने रिकॉर्ड करवाई, उनसे कई बार न्यूज़पेपर्स भी रिकॉर्ड करवाए, और उसके अलावा उन्होंने ऑफिस में मतलब वो साफ़ सफाई का भी ध्यान रख लिया करती थी, जब जैसी ज़रूरत हो वो वैसा काम कर लेती थी, झाड़ू भी लगा दिया करती थी, और दिया बत्ती आरती अगरबत्ती वगैरह जा कर के जो करनी होती है सबसे पहले वो भी वो कर दिया करती थी, समय से पहले भी आ जाया करती थी, सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। इतना ठीक चल रहा था कि हम लोगों को ये लगा कि बड़ी अच्छी बात है ये तो, अगर इतना तल्लीनता से काम हो रहा है तो इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या बात हो सकती है। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको बैकग्राउंड में। तो कुल मिलाकर के जो रिकॉर्डिंग का कार्य वो कर रही थी, उनकी रिकॉर्डिंग से भी मैं बड़ा प्रभावित, बड़ा खुश। और किसी ने कहा था अपने वॉइस मैसेज में कि एक काव्य पाठ भी उन्होंने किया था। जी हाँ, हिंदी दिवस पर हम लोगों ने हिंदी सप्ताह मनाया था 2020 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसमें भी एक कवि सम्मेलन जो रखा था हमने, उसमें उनको इनवाइट किया था हिमांशी को, और उन्होंने कहा, हालांकि उनका नेटवर्क उस समय उतना साथ नहीं दे रहा था। इसके अलावा मई में जब 20 मई को रिकॉर्डिंग क्लब को 4 साल हुए थे 2020 में, तब भी उन्होंने एक कविता सुनाई थी। तो उसके अलावा नवरात्र शुरू जब हुए तब शायद एक सरस्वती वंदना भी उन्होंने रिकॉर्ड की थी। तो ऐसे करके तमाम अच्छाइयाँ उनके अंदर, और एक रीडर से जो हमें अपेक्षा रहती है वो सारी अपेक्षाएं पूरी हो रही थी। और सच पूछिए तो मतलब मन ही मन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाह यार, कितनी बढ़िया खोज है कि
एक बीएड की लड़की से बात हुई और वो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हुई, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी इतनी शानदार, आवाज़ भी इतनी शानदार, मतलब आवाज़ में जो दम चाहिए सब कुछ। लेकिन दरअसल कई बार कहते हैं ना कि जब कभी अपने काम पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए और खुश तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मेरे साथ अक्सर ये समस्या हो जाती है कि जब जिस काम पर मैं थोड़ा सा अभिभूत हो जाता हूँ वहीं से उसकी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने खुश होना ही बंद कर दिया आजकल। ठीक है, सामान्य सब कुछ। तो जब मैं ये सोच ही रहा था जिन दिनों में कि भाई ये तो बड़ा ही शानदार, मतलब एक काम हो गया है। जयवंती मैडम तो थे ही, और एक और बहुत अच्छी रीडर मिल गई है हमको, और वो भी बाहर की कोई व्यक्ति जिसका ब्लाइंड फील्ड से कोई संबंध नहीं है, ऐसी रीडर मिल गई है। तो खैर रिकॉर्डिंग का काम करते करते एक रीड की बुक थी, बहुत बड़ी बुक थी, लगभग 100 घंटों के आसपास की रिकॉर्डिंग थी। वो भी हिमांशी ने अकेले अपने दम पर निपटाई, और उन दिनों एग्ज़ाम भी था। उस बुक को भी बहुत शानदार तरीके से भी किया। अभी वो हिमांशी की आवाज़ में है भी सही रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी। 2021 का जनवरी फरवरी महीना आते आते, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। ऐसा ही कुछ हुआ। जितनी भी अच्छाइयाँ दिख रही थीं, जो कुछ हमें लग रहा था, उसमें कहीं ना कहीं त्याग, समर्पण, सेवा, मजबूरी, ज़रूरत सब कुछ था ही, लेकिन कुछ और भी ऐसा था जो शायद हम देख नहीं पाए कभी भी, या हम पता नहीं लगा पाए, या फिर हमारा ध्यान ही नहीं गया उस और कभी, और गया भी तो हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। अब जाहिर है ऑफिस में जब जयवंती मैडम होते हैं तो फिर मैं काफ़ी हद तक ऑफिस के कामकाज से निश्चिंत हो जाता हूँ, और वो जो भी रिपोर्ट करते हैं उसको मैं मान लेता हूँ कि हाँ, ये काफ़ी हद तक बात ठीक रही होगी, या ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, जो भी है। और सही बात ये भी है कि रिकॉर्डिंग का काम या रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस का काम शानदार तरीके से चल भी रहा है, उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत भी मुझे तो नज़र अभी तक आई नहीं। तो इसीलिए हम लोग बहुत आराम से चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और हिमांशी भी अपना काम कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिले हम लोगों को कि कोविड से पहले वो बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकती थी। कोविड के बाद ये सब बंद हो गया था, क्योंकि कोविड में तो आना जाना वैसे ही बंद था। लेकिन रिकॉर्डिंग का काम या रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में आने से उनकी जो ये रोक टोक थी वो ख़त्म हो गई थी। और ऐसे में अगर उनको कुछ और जो ज़रूरी काम जो उनके होते थे कोविड से पहले वो होने बंद हो गए थे, तो वो रिकॉर्डिंग क्लब आने जाने से उसमें बाधा आना बंद हो गई। तो जिस दिन इस बात के संकेत मिले कि भाई यहाँ आने के पीछे कुछ और एजेंडा भी हो सकता है। अब देखिए, मैं अपनी मजबूरियाँ, मेरी मर्यादा और सब कुछ आड़े आ जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खुल करके कह नहीं सकता। कागज़ को ही तार समझें, थोड़े को ही ज़्यादा समझें, तो वो है सारी बात। मतलब समझने का खेल ज़्यादा है, कहने का कम है। तो फिर जैसे ही पता चला, मैडम ने जैसे ही मुझे बताया कि सर कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, तो फिर भाई हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि भाई अब इनको कहा जाए कि आप रिकॉर्डिंग क्लब में आने की बजाय अगर रिकॉर्डिंग घर से ही करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ईश्वर ने हमारा भी साथ दिया। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि सर अब मैं रिकॉर्डिंग करने में असमर्थ हूँ, रिकॉर्डिंग का काम के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, या मेरी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसा कहा था उन्होंने, शायद मेरी शादी होने वाली है, ऐसा कुछ कहा था। तो जो भी है, लेकिन एक इतनी शानदार रीडर जो कि बहुत आगे जा सकती थी, अचानक
उसकी तरक्की पर मुझे ऐसा लगता है ब्रेक लग गया रिकॉर्डिंग क्लब छोड़ने से। अदरवाइज़ उनकी प्रतिभा के यहाँ पर सारे लोग कायल थे, मुरीद थे। हम लोग भी जब बात करते थे उनकी रीडिंग वगैरह पर तो बड़े मतलब खुश होते थे। और सबसे बड़ी बात, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। या अब वही है, हिमांशी हो गई, एक आशा गुर्जर, वो भी मेरी एक स्टूडेंट थी। काफ़ी टाइम तक उन्होंने भी रिकॉर्डिंग की, हालांकि उन्होंने घर पे ही रह के की सारी रिकॉर्डिंग। और एक मेरा विद्यार्थी रहा दीपक गुर्जर, और दीपक गुर्जर के भी बड़े बड़े कारनामे रहे। वहाँ भी मैंने जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ मेरे साथ। तो कई बार हो जाता है ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो इसके अलावा कुछ और याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ, इनकी जो प्रस्तुतियाँ रही रिकॉर्डिंग क्लब में, उसका संग्रह कुछ मेरे पास है, तो वो मैं जोड़ करके कंपाइल करके आपको संभवतः शनिवार को या रविवार को इसी कहानी में सुनाने का प्रयास करूंगा। इनका मतलब मैं हिमांशी बागमार की ही बात कर रहा हूं। बाकी जयवंती मैडम या कोई और अपनी प्रतिक्रियाओं में हिमांशी के बारे में बता सकते हैं। तो खैर, हिमांशी का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। अब वो कहाँ है, किस हाल में, वो हमें तो नहीं पता, लेकिन कहानी उनसे जुड़ी हुई जो है वो ये है। और कुछ और बातें फिर बाद में अगर याद आएंगी तो वो भी सुनाऊंगा। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आप सबको कहानी सुनाई थी कचौरी समोसे की। तो आप समझ लीजिए, जब कचौरी समोसे बेचे जा सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इन्हीं दिनों में एक शख्स दूर बैठ करके रिकॉर्डिंग क्लब की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ सोच रहा था, और उसका सोचना एक पार्सल की शक्ल में सामने आया। और उस पार्सल ने हमें कचौरी समोसे बेचने वाले के साथ साथ कुछ और चीज़ों का सेल्समैन भी बना दिया। बस उद्देश्य वही था कि रिकॉर्डिंग क्लब की बेहतरी। लेकिन वो शख्स कौन था, उस पार्सल में क्या था, और कैसे हम सेल्समैन बन गए, इंतज़ार करिए कल तक का। आज 18 अप्रैल है। कल मैंने आपको बताया था एक महान शख्सियत के निधन के बारे में, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, कहते हैं जिनके दिमाग पर शायद आज तक रिसर्च हो रहा है। कहते हैं कि उनसे बुद्धिमान व्यक्ति शायद इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ आधुनिक जगत में। कहते हैं कि उनका जो IQ लेवल था वो अब तक का सर्वाधिक था। और न जाने क्या क्या कहा जाता है उनके बारे में। बात कर रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो आज ही के दिन अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ था दोस्तों। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। और बहुत कुछ, मतलब उनके अध्यापक तक उनसे घबराते थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि अपना स्कूल छोड़ने के लिए अपना झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट तक बनवा डाला था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही महान इंसान। खैर, तो आइंस्टीन को नमन। और आज 18 अप्रैल 1991 को, आज ही के दिन, केरल को पहली बार संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। 1991 में वैसे मेरा जो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, अजमेर, उसको भी साक्षर घोषित किया गया था। मुझे नहीं पता वो तारीख कब थी, लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि जब अजमेर की कलेक्टर डॉक्टर अदिति मेहता हुआ करती थी। तो अब
डेट वेट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब 1991 में अगर इस तरह की लहर चल पड़ी थी तो यही कोई समय रहा होगा फिर। लेकिन अजमेर भी और केरल भी, दोनों को ही 1991 में अजमेर को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था और केरल को पूर्ण साक्षर राज्य। वैसे केरल से हमारा भी बड़ा पुराना नाता है। पिताजी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में रहे पूरी ज़िंदगी भर और ब्लाइंड होने की वजह से अस्पतालों से बड़ा नाता रहा हमारा। और बचपन से एक बात हमने सुनी थी कि केरल की नर्सेज़ होती हैं, हॉस्पिटलों में जो भी नर्स होती हैं ज़्यादातर वो केरल से ही होती हैं। फिर बाद में जब समझदार हुए तब पता चला कि सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है। तो केरल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। हालांकि केरल जाने का कभी अवसर मिला नहीं, तो देखेंगे कब मिलता है वो अवसर। तो बहरहाल आज कहानी में इतना ही। कहानी को सुना आप सब ने, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और मैसेज के साथ। धन्यवाद। Page 46 points record button.